हेलो दोस्तों, कैसे हो बेटा? आप सब बढ़िया? बेटा आज जो है मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया उसमें मैंने क्या बताया था? सिर्फ अभी आपको एवरेज प्रॉफिट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया और उसके अलावा मैंने एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस इन सब के बारे में आपको बताया। ठीक है बेटा? तो अभी हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस में और ज़्यादा उसको डेप्थ में सीखना है। तो आज पहले तो मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो अपनी तरफ से दिए थे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस बुक के आपको करवाऊंगा, तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा डेप्थ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अभय, बाबू और चारू ये तीनों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस इनका इक्वल है। उन्होंने वो एग्री होते हैं किसको एंट्री करने में? दमन को। अब दमन अगर एंटर होगा तो उन्हें अपनी गुडविल चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, कह रहे हैं और गुडविल जो है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर? 4। उसके बाद कह रहा है एवरेज प्रॉफिट कितने सालों को दे रखा है हमें? 5 सालों का हमें प्रॉफिट गिवन है। कह रहा है दीज प्रॉफिट फॉर, हाँ वो प्रॉफिट तो हमें गिवन है। अब एक प्रॉफिट एंड में क्या है? लॉस। तो लॉस हमेशा माइनस ही होता है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, एंड क्वेश्चन यहाँ तक ही एंड हो गया था। तो सेम है, कार खरीदी यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, एसेट बढ़नी थी, उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। ट्रैवलिंग मतलब उसने मान लिया रिवेन्यू एक्सपेंस। रेगुलर खर्चे, ऑफिस के खर्चे। ऑफिस का जो खर्चा होता है मैंने आपको बताया था वो हमारे नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट डालता है, हमारे नेट प्रॉफिट को कम करता है। तो जो चीज़ यानी कार जो थी उसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आना ही नहीं था, लेकिन हमने उस कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना के यानी लॉस बना के उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, जिसकी वजह से हमारी गुडविल की वैल्यू गलत आई। ठीक है, तो अब हम इसको सही करेंगे। कह रहे और कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना। अब कार को अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया तो सीधी सी बात है, एसेट को अगर आपने एक्सपेंस बना दिया तो एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगना होता है वो भी नहीं लगा, है ना? देखो ये बोल रहा आगे, कह रहा है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। जरा यहीं तक ही रुक जाते हैं अभी। कह रहा है कार पे क्या लगना था? 25%। भैया अब 25% डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा। उसका रीजन क्या है? कार को क्या मान लिया? एक्सपेंस। एक्सपेंस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो अब हमें सही करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो इस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हमें क्या बनाना चाहिए? कार, यानी कि जो हमने प्रॉफिट में से माइनस किया था पहले उसे करो प्लस। ठीक है ना? प्लस करने के बाद 1 लाख पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा दो? 25%। अब 25% जो डेप्रिसिएशन है, अब आपको ये सोचना है कि डेप्रिसिएशन आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? ये है एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, तो ये रेगुलर एक्सपेंस है। तो ये भी प्रॉफिट में से क्या होगा? माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है? इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर। अब कह रहे एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। 2 इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए की जाती है, उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे हमारा एसडी इंस्टीट्यूट है। अब एसडी इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच है, हमारा जो हेड ऑफिस है वो है साउथ अनारकली। अब हमने अपनी एक ब्रांच खोल दी, मान लो चंदर नगर में। वहाँ पे हमने एक ऑफिस ले लिया, वहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट खरीद लिया। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ये हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट से हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए की जाती है, दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसका हमारे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता। मेरा बिजनेस है, मान लो मेरा बिजनेस है टीचिंग का, है ना? अब मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो क्या ये मेरा बिजनेस में कुछ सहायता होगी इससे? नहीं। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसका हमारे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता। तो इससे अगर हम कोई इनकम कमाते हैं तो वो हमारे लिए एक एबनॉर्मल गेन होता है। तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन मैंने अभी लास्ट क्लास में समझाया था, वो क्या होता है? माइनस। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। तो चलो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा ये है सॉल्यूशन, फॉर्मेट मैंने बना लिया है।
अब एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो कौन सा आएगा, नॉर्मल। अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन नहीं है बेटा, तो ये जो प्रॉफिट होता है यही नॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट आ गई क्वेश्चन के अंदर, तो एडजस्टमेंट को माइनस प्लस करने के बाद यहाँ जो प्रॉफिट आएगा डेट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट, और फार्मूले में हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही चाहिए होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया था कि 1 अप्रैल 2019 को एक कार परचेज की है। 1 अप्रैल 2019, तो आपको ये जितने भी ईयर दे रखे हैं ये ईयर एंडिंग है। ईयर एंडिंग मतलब ये 31 मार्च और 31 मार्च ही हैं सारे। तो अगर कोई बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को उसने ओपन किया है, तो वो क्लोज कब होगा, वो क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को ही। तो सबको पता है अप्रैल टू मार्च। तो उसने जो कार परचेज की थी वो 1 अप्रैल 2019 को परचेज की थी। मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है ऐसे। तो ये वाला ईयर है वो 2019 1 अप्रैल से 20। तो इस ईयर में उसने कार को परचेज किया, ठीक है। और कार परचेज करके उसने उसको मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी गलती से उसने उसे प्रॉफिट में क्या कर दिया, माइनस। तो यहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे हम, 1 लाख रुपए को प्लस, ठीक है। 1 लाख रुपये प्लस किया। अब कह रहा है कि इसे 1 लाख रुपए को प्लस करने के बाद वो कह रहा है कि हमने इसके ऊपर, इसको आपने, ठीक है, कार दोबारा से आपने कार मान लिया, आपने क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन कह रहा है कि कार के ऊपर लगना था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने लगाया नहीं, उसका रीज़न है क्योंकि आपने कार को क्या मान लिया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं होगा। तो अब वापस आप उसको क्या बना रहे हो, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वापस आप उस ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या बना रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कार। अब कार अगर आपने एसेट को लिख दिया तो उस कार पे अब क्या लगेगा, उस साल का डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन आप 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। डेट का खासा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर डेट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल को ही कार को परचेज किया गया है। अगर कार जुलाई, अगस्त या अक्टूबर में परचेज की जाती तो डेट में ज़रूर चेंज आता, 6 महीने का या 7 महीने का या 8 महीने का, फिर डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 1 लाख का 25% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, यानी कि 25,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट थी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो ये कह रहा था कि एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी 10,000 रुपये की, ठीक है, और हमने उसको प्रॉफिट में क्रेडिट कर दिया, मतलब हमने उसको अपना इनकम मान लिया। और कौन कौन से ईयर में इनकम मान लिया, ये देखो, हमने उसको इनकम मान लिया अपना 2019 में भी और 2020 में भी। तो ये एक एबनॉर्मल गेन है। ये क्या है, 10,000 रुपये एक एबनॉर्मल गेन। तो 2019 के प्रॉफिट में भी, 31 मार्च 2019 के प्रॉफिट में भी इंक्लूड होगा एबनॉर्मल गेन, और 2020 में भी। तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे लेस 2019, और 2020 में भी आपको 10,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, लेस। समझ आती है बात। अब ये सारा आपने एडजस्ट कर दिया, अब आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट लिखेंगे प्लीज़। ये आपको स्केल से ही लाइंस खींचनी है। तो बेटा देखो, मैंने सारा का सारा नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया। एडजस्टमेंट सिर्फ 2019 और 2020 में थी, तो वो भी एडलेस करके लिख दी। 7 लाख एंड 5,25,000 टोटल हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है वो आया है कितना, 11,75,000। क्वेश्चन में अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो ज़रा उसका फार्मूला लिख के उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये है एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला, पूरा लिख लिया हमने। टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ़ ईयर्स। टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा, नंबर ऑफ़ ईयर्स पूरे के पूरे 5 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, 2,35,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, गुडविल। गुडविल के क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ़ ईयर परचेज गिवन था कितना, 4। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, मल्टीप्लाई करो, गुडविल कितना आ गया, ₹9,40,000 आंसर, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। उन्होंने कनिका को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। अब अपनी गुडविल चेंज करेंगे, ठीक है। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब कनिका को एडमिट होना है तो भैया गुडविल का पैसा तो वो फॉर्म में लेकर आएगी। कह रहा गुडविल फॉर दिस पर्पस, कह रहा वो फॉर्म की जो है वो गुडविल चेंज कर रहे हैं, इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। कुछ बच्चे इस लाइन में कंफ्यूज हो सकते हैं, कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मैं इस पॉइंट को अभी बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमने फ़ीस दी आपको तो मैं क्या करूं, मेरी बात सुनो। ये वाला जो पॉइंट है ये है एडमिशन का,
जब मैं आपको एडमिशन करवा रहा हूँगा ना बच्चे, तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं इसको ऐसे एंड नहीं करना चाहता आधा आधा अधूरा। तो इस वाली लाइन को भी स्किप करो, क्योंकि इस वाली लाइन से इस क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कह रहे गुडविल फॉर दिस पर्पस इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 2, नॉर्मल प्रॉफिट कितने सालों का दे रखा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, कह रहे 3 सालों का। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, हमें लास्ट 3 ईयर्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है। अब उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे 2018 के प्रॉफिट में कह रहा है कि हम उसमें एक प्रॉफिट इंक्लूड है। किसका प्रॉफिट? जो हमने एक एसेट बेची थी, एसेट बेचकर 5,000 रुपये गेन कमाया, वो गेन एबनॉर्मल गेन हुआ। समझ गए ना? पता ना क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं है एसेट बेचने का। कह रहे दो तो एबनॉर्मल गेन क्या होगा? माइनस। 2019 में लॉस था 20,000 का, 2019 में प्रॉफिट का क्या है 20,000 का लॉस, और इस लॉस के अंदर इंक्लूड है लॉस बाय फायर 30,000। बताओ, तो ये लॉस बाय फायर हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है? ये क्या है? एक एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होता है? ऐड। 2020 में क्या हुआ? 2020 में 70,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जिसके अंदर 18,000 रुपये इंश्योरेंस क्लेम। भैया इंश्योरेंस क्लेम तो हमारा कभी कोई प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है? एक एबनॉर्मल गेन। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मतलब शेयर पे कमाई गई इनकम। बेटा अब इन्वेस्टमेंट्स और ये जो डिविडेंड्स होते हैं ना, ये एक एबनॉर्मल इनकम्स होती हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, शेयर्स कभी भी डाउन आ सकते हैं, इंटरेस्ट कभी भी कम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं। तो ऐसी इनकम जो हमारे लिए स्टेबल नहीं होती है, वो हमारे लिए एक एबनॉर्मल इनकम होती है। तो शेयर्स की इनकम स्टेबल नहीं होती, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने वाली इनकम स्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ये 18,000 और 8,000 ये भी हमारे लिए एक एबनॉर्मल गेन है, तो ये भी माइनस हो जाएंगे। तो अब इन्हीं पूरे क्वेश्चन को हम कहाँ करेंगे? अपने सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा। तो ये पूरा फॉर्मेट है। अब इसमें 2018 में हमने 5,000 रुपये एक एबनॉर्मल गेन ऐड किया था, एसेट बेचने वाला। 5,000 रुपये कमाए थे, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और 2019 में हमने एक एबनॉर्मल लॉस बाय फायर था, एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड। तो यहाँ पे 30,000 रुपये ऐड हो जाएगा लॉस बाय फायर का, ठीक है। और 2020 में हमारे पास 2 इनकम आई थी। कौन कौन सी इनकम थी बेटा? वो एक तो थी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम के 18,000 रुपये एबनॉर्मल गेन माइनस कर दो, और 8,000 रुपये थे हमारे पास डिविडेंड के, वो भी माइनस कर दो। ये हमारे लिए एक एबनॉर्मल गेन होता है, रेगुलर इनकम नहीं है। अब इसके बाद इन सबका टोटल करते हैं और पूरा फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये है पूरा इसका सॉल्यूशन। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला शॉर्ट फॉर्म आपने नहीं लिखनी है, पूरा एवरेज लिखना है, ठीक है। टोटल पूरा देख लिया हमने। नॉर्मल प्रॉफिट 99, नंबर ऑफ ईयर्स ये 33 हो गया। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज पूरा लिखना है। 33,000 निकाल लिया था क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2, कितना आ गया 66,000, यानी कि रुपीज़ 66,000, ठीक है बेटा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहे गीत और मीत पार्टनर्स हैं, उन्होंने किसको एडमिट किया? जीत को, इक्वल शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, एवरेज प्रॉफिट 5 सालों का हमें दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स पर। कह रहे बुक्स के अंदर क्या क्या रिवील किया गया, वो बता रहा है कि प्रॉफिट में कहाँ कहाँ गलती हुई। कह रहा था फर्म हैड गेन, फर्म को गेन हुआ। अब ये देखना है अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। कह रहा है 50,000 का सेल ऑफ मशीनरी अब नॉर्मल है, सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017। और इस गेन को, इस प्रॉफिट को हमने कहाँ पे लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि इसे प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया। अगर ये लैंग्वेज नहीं भी लिखता तब भी बात सेम थी, है ना। तो अब नॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा। चलो 2017 ये रहा ऊपर इसमें। कह रहे देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस था, बोल ही दिया एबनॉर्मल लॉस तो ऐड होता है। अब कौन से ईयर का है? 2018 का, ठीक है। मशीन का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, बेकार हुई होगी, उसे बेचा होगा, 20,000 का हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा। तो 2018 ये रहा एबनॉर्मल लॉस, इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। कह रहे ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, हमने एक मशीन लगाई, उसकी मशीन ली सेकंड हैंड, उसके ओवरहोलिंग की जो कॉस्ट है वो हमें कितने की पड़ी है? 1 लाख की। और उसका ओवरहोलिंग जो किया गया वो कब हुआ? 1 जुलाई 2018 को,
ठीक है। सेकेंड हैंड मशीन कब आई है? 1 जुलाई 2018 को आई है, 1 लाख रुपए की। और हमने मशीनरी खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमारे प्रॉफिट और लॉस पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन हमने देखो क्या कर दिया, डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, हमने इसे क्या मान लिया, एक एक्सपेंस, रिपेयर मान लिया 1 लाख रुपए को। अब रिपेयर मान लिया तो रिपेयर मानने का मतलब है आपने इसे एक्सपेंस मान लिया, और एक्सपेंस मानने का मतलब यह है आपने इसे प्रॉफिट में से कर दिया माइनस। 2018 यानी कि 2019 की बात कर रहा है, 18 का ईयर है ना, 18 से 19 तक जाएगा तो 19 ये वाला ईयर है। तो इसमें आपने इस 1 लाख रुपए को क्या करना है, ऐड, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको गलती से क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दोबारा से उसे क्या बनाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद वही सेम जो अभी कार वाला केस था, डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन जो है वो 20% पर एनम के हिसाब से है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पे। अब एक बात बताओ, 2018 से 19 उसने इस साल में गलती की है ना, और उसने डेप्रिसिएशन, अगर इस साल में एसेट का डेप्रिसिएशन तो हर साल, ये तो आपको पता है ना कि डेप्रिसिएशन तो हर साल एसेट पे लगना है। एक बात बताओ, उसने 2019 में इसको एसेट नहीं माना था 2019 में, और हमें प्रॉफिट कहाँ तक दे रखा है 2020 में भी, तो ये मान लिया जाता है कि जो गलती उसने 2019 में की है, जो एसेट उसने 2019 में खरीदी थी, उसका डेप्रिसिएशन ना तो 2019 में माइनस हुआ है ना, और अगर 2019 में अगर किसी एसेट का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसका डेप्रिसिएशन 2020 में भी माइनस नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास एसेट थी ही नहीं। उसने गलती से इस एसेट को क्या मान लिया था, रिपेयर्स। तो अब इस एसेट का 1 लाख का जो डेप्रिसिएशन है वो 2019 में भी माइनस होगा और 2020 में भी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर 2017 में होता तो बेटा 2017 में भी डेप्रिसिएशन माइनस होता, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी। तो जितना प्रॉफिट आपको दे रखा है वहां तक के प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस होता है। इसमें ज़्यादा कोई मैथ्स नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आपके पास 2 साल पहले आपने एसेट को इंक्लूड नहीं करा बिजनेस में, 2 साल बाद आपको पता पड़ा, आपने उस एसेट को उस साल में इंक्लूड कर दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि भैया एसेट इंक्लूड किया तो डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं, एसेट को प्लस कर दिया 2019 में, फिर आपको पता चला कि यार 2 साल का उस एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगाना था, तो आपने लगाया, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको आगे पूरा सॉल्व करते हैं। तो बेटा पूरा फॉर्मेट बन गया, अब आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट शुरू है 2017 से, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो 2017 से एडजस्टमेंट में कह रहा था कि हमने जैसे बिल्डिंग खरीदी थी तो 50,000 का हमें गेन हुआ था, डेट इज़ एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन माइनस होता है। फिर उसके बाद उसने 2018-19 के अंदर जो एडजस्टमेंट्स हुई, जैसे 2018 में ये बताया गया कि हमें एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, कितने का, 20,000 रुपये का। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होता है, ऐड। तो 2018 में मैंने 20,000 रुपये ऐड कर दिए। और 2019 में क्या हुआ था कि हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 2018 को, है ना, ये वाला ईयर है वो। तो उसके बाद हमने उसको क्या मान लिया, रिपेयर्स। तो ठीक है, उसको हम दोबारा से सही कर देते हैं, हम ऐड बैक कर देते हैं। रिपेयर नहीं है, वो एक एसेट है, तो मैंने उसे ऐड कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। अब उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन 20% बाय द कौन सा मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है बेटा, अभी बताएंगे आपको, तो शायद कुछ बच्चों को याद भी होगा 11th क्लास के बेसिस पे। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, आपको ये जो 1 लाख रुपीज़ है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है जुलाई से लेकर मार्च तक का, क्योंकि जुलाई में आपने एसेट को ख़रीदा है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन, वो भी जुलाई तक का, यानी 9 मंथ्स का। तो वो कितना हो गया हमारे पास, डेट इज़ रुपीज़ 15,000। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 15,000 रुपीज़। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो है वो 2019 में लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो किस में भी लगाना पड़ेगा, 2020 में, क्योंकि गलती यहाँ भी हुई है। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल लॉस है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल लॉस है क्योंकि वो हर साल होता रहता है। ठीक है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे अगर माइनस हुआ है वो नॉर्मल लॉस, तो हर साल लगेगा ना, तो यहाँ माइनस होगा तो 2020 में भी माइनस होगा। क्लियर है। तो 2020 में अब आपने क्या करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये होता है कि जितने पहली वैल्यू थी एसेट की, ओरिजिनल वैल्यू, उसमें से उस साल का जो डेप्रिसिएशन होता है उसे माइनस कर देते हैं। अब वैल्यू जो उसके बाद आती है, डेट इज़ कम हुई वैल्यू, कितनी कम हुई है, 85,000, डेट इज़ रिटर्न डाउन, कम की गई वैल्यू। अब उस पे लगेगा क्या, डेप्रिसिएशन। तो 85,000 पे आप लगाओगे 20%, डेट इज़ रुपीज़ 17,000।
बात समझ आती है। अब ये हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, ठीक है। अब इसका पूरा यहाँ पे टोटल कर देते हैं, कितना इतना आ रहा है। तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल कर लिया हमने नॉर्मल प्रॉफिट का 5 लाख रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला वही सेम, नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लस कर दिए, 1 लाख आया। गुडविल का फार्मूला नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन थे 3, तो हमारा गुडविल कितना आ गया, ₹3 लाख, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ तक, यहाँ पे हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस ना ख़त्म हो जाते हैं। जितने मैंने करवा दिए उतने आपको नहीं करने हैं, और जितने मैंने अब आपको मैं नहीं करवाए हैं वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ PDF में, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करोगे, ठीक है। और एक बात, अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक न्यू मेथड, डेट इज़ वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम उसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका क्या सीखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है बेटा। चलो बेटा, तो हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये वेट एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, टोटल ऑफ वेट प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। इससे गुडविल कैसे निकलती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सेम है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल ऑफ वेट प्रोडक्ट ये बना ही क्यों बेटा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के वो है फॉर्मूले, ठीक है, वो वही जाने। हमें तो यहाँ पे बस इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन उसके लिए आपको प्लीज़ फार्मूला ये वाला याद करना पड़ेगा, टोटल ऑफ वेट प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। ये कैसे यूज़ होगा अब हम आगे क्वेश्चन में सीखेंगे। चलो बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वर, 5 सालों का हमें प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3, और इस बार एवरेज प्रॉफिट नहीं, इस बार क्या है फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17, 18 एंड 19 एंड 20। वो कह रहा है ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है ना बेटा, ये जो ऊपर वेट्स दे रखे हैं है ना, सॉरी, ये जो ऊपर प्रॉफिट दे रखे हैं इनको हम एक नंबरिंग असाइन कर देते हैं, मतलब नंबरिंग दे देते हैं, उस नंबरिंग को यहाँ पे इन्होंने कहा है वेट, ठीक है। ये कोई केजी किलो वो वाले नहीं है कि केजी वाले वेट है कि 1 kg 2 kg 3, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, ठीक है। कि हमने 2016 वाले को 1 बोला है, 2017 वाले को 2 बोला है, 3 बोला है, ऐसे सिर्फ मैंने नंबरिंग दी है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक नंबरिंग, किसकी नंबरिंग, प्रॉफिट्स की, जिसका क्या नाम है, वेट्स, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पर हमें क्या निकालना है, गुडविल। तो देखो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो अब आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो देखो बेटा ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया, यहाँ पे लिखा है वेट, है ना, ये वेट्स है। अब ये वेट्स क्या है, जो मैंने कहा था कि प्रॉफिट को हमने नंबरिंग दी है, तो वही नंबरिंग लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हमें दे रखी थी, हमने लिख दिया। अब मान लेते हैं ये है ए, वेट्स को हमने मान लिया बी, तो हमें वेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो सी कैसे निकालना है, वो निकालना है ए इंटू बी, यानी कि प्रॉफिट इंटू वेट्स। तो यानी कि पहला 20,000, दूसरा 48,000, तीसरा 90,000, चौथा ₹1 लाख, और 18 इंटू 5 ₹90,000, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, वेट प्रॉफिट। अब इसका कर देंगे हम टोटल, और वेट्स का भी हम कर लेंगे टोटल। सर टोटल क्यों कर रहे हो, फॉर्मूले की डिमांड है, अभी जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला लिख लिया है मैंने, वेट एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ वेट प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या कह रहा है, टोटल ऑफ वेट प्रोडक्ट, तो वेट प्रोडक्ट ये रहा, ठीक है। तो टोटल ऑफ वेट प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास, 3,48,000, हमने यहाँ पे लिख लेंगे 3,48,000 अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, ये जो वेट्स वाला कॉलम है इसका टोटल है 15, तो इसके अपॉन में हमने कितना रख दिया, 15, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट प्रोडक्ट, ऐसे भी इतना लंबा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको वेट प्रॉफिट प्रोडक्ट की जगह वेट प्रोडक्ट भी लिखते हो बहुत ठीक है ये, ठीक है ना। तो ये टोटल ऑफ वेट प्रोडक्ट ही लिख लेना। तो ये डिवाइड करके कितना आ गया हमारे पास, ये है 23,000
200। हमें क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला वेट एवरेज प्रॉफिट। वेट एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है कितना? 23,200 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन था 3, मल्टीप्लाई करो 69,600 रुपीज़। तो ये हुआ हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन खत्म। बहुत सिंपल था, बस इसमें हमें कॉलम का ध्यान रखना है कि पहले वेट असाइन करना है, फिर मल्टीप्लाई करके वेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है बेटा। तो अब इसके अंदर हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कौन से क्वेश्चन करवाऊंगा? एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट अगर एवरेज प्रॉफिट में है तो एडजस्टमेंट वेट एवरेज प्रॉफिट में भी है। तो अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो किसके बेसिस पे होगा? एडजस्टमेंट के बेसिस पे। बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th। कह रहे रमन और दमन ये दोनों पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयर क्या है? 60-40, यानी 6:4 भी हो सकता है ये, यानी 3:2। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है मैंने। कह रहे एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज। इन दोनों को एनुअल सैलरी मिल रही है 50 and 40,000। मैं आपको एक बात बता दूं, सैलरी देना एक नॉर्मल लॉस है। ठीक है बेटा, सैलरी क्या है हमारे लिए? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस हमेशा प्रॉफिट में से माइनस होता है। अब आगे क्वेश्चन में देखना ये है कि ये सैलरी प्रॉफिट में से माइनस हुई है या नहीं हुई है। कह रहे थे एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। तो साफ साफ उसने यहाँ पे लिख भी दिया, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है? बिफोर चार्जिंग, यानी कि जितने भी हमें नीचे नेट प्रॉफिट दे रखे हैं इसके अंदर अभी तक पार्टनर की सैलरी को हमने माइनस नहीं किया है, यानी कि ये बात तो गलत है। तो ये एक एडजस्टमेंट आ गई कि हमें अभी सैलरी इन प्रॉफिट में से माइनस करने पड़ेगी, क्योंकि सैलरी देना एक नॉर्मल लॉस है। कह रहे 1 अप्रैल 2020 को जीनू को उन्होंने एडमिट किया पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए विदाउट एनी सैलरी। उसको कोई सैलरी नहीं देंगे वो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। कह रहे हैं कि गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। गुडविल का नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, प्रॉफिट लास्ट ईयर्स आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज। ये जो गुडविल निकालनी है ना, इन्हें वेटेड प्रॉफिट के मेथड से निकालनी है, लेकिन जो वेटेड प्रॉफिट होना चाहिए वो कौन से वाला होना चाहिए? उनमें पार्टनर की सैलरी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें इंक्लूड का मतलब ये कि माइनस होनी चाहिए इसमें। अब जैसे ऊपर ही आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर, और नीचे गुडविल निकलवाने के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलवाने के लिए कह रहा है कि प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर। तो आप क्या करोगे? अब माइनस करोगे। ठीक है सर, अगर ये इतना कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर ये नहीं बोलता तो तब भी यही करते। सैलरी नॉर्मल लॉस है, माइनस ही होगा, चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, ये याद रखना। कह रहे प्रॉफिट इज टू बी वेटेड। प्रॉफिट के वेट दे रखे 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। कह रहे जो थर्ड वेट है ये किसका है? 2020 का, यानी कि वही कंफ्यूज करने के लिए बोला है। 1 2 3 ऐसे ही सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल। तो अब इसका करें सॉल्यूशन। तो बेटा ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट्स के बाद, ठीक है, हमने कॉलम किसका बनाया? एडजस्टमेंट का, क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी कुछ चीज़ें माइनस होनी है। फिर उसके बाद क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि ये जो जितने तीनों सालों का प्रॉफिट है इसमें क्या माइनस करना है हमें? सैलरी। सैलरी एक है 50,000 और एक है 40,000। तो सैलरी हमारे लिए एक नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस हमेशा माइनस होता है। तो 40 और प्लस 50 कितना हुआ? 90,000 सैलरी हुई। तो वो कह रहे हैं एनुअल सैलरी। एनुअल मतलब हर साल की सैलरी। प्रॉफिट में जो सैलरी है वो हमने हर साल दी ही नहीं, तो भैया अब तो देने पड़ेगी। तो हर साल के प्रॉफिट में से आपको ये 90,000 का जो नॉर्मल लॉस है सैलरी वाला वो माइनस करना पड़ेगा। कोई भी लॉस अगर एनुअली लॉस लिखा है क्वेश्चन के अंदर, कोई भी अगर एनुअली लॉस होता है, एनुअली का मतलब होता है हर साल, तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस होता है। बाकी क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड मतलब उसने बोला है कि भाई 2020 की सैलरी है, तो सब में तो माइनस नहीं कर सकते, फिर किस में करेंगे? सिर्फ 2020 में। तो 90,000 माइनस करने के बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 50,000, यहाँ पे आ गया 1 लाख सॉरी 11,000, यहाँ पर आ गया कितना? 40,000। अब वेट असाइन किए थे क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी दे रखा है 1 2 3। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, वेट प्रॉफिट आ जाएगा 50,000, 22,000 एंड 1,20,000। इसका टोटल कर दो। इसका टोटल हमारा कितना आ रहा है? 1,92,000। उसके बाद बस यहाँ फॉर्मूला पुट करते जाओ। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, टोटल ऑफ वेट प्रोडक्ट ये निकाल लिया हमने। 1,92,000 अपॉन में टोटल वेट। टोटल वेट कितना आपका? 6 अपॉन में 6,
तो इक्वल्स टू में ये कितना आ रहा है 32,000 रुपीज़। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल, वेट प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, वेटेड एवरेज, एवरेज लिख लेना 32,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन थे हमें 4, तो हमारा कितना आ गया, गुडविल आ गया 1,28,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में आपने अब इस वेटेड एवरेज के अंदर आप क्या पढ़ना सीख रहे हो, अब एडजस्टमेंट। तो कोई भी एडजस्टमेंट जो अभी आप पीछे एवरेज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे थे वो वेटेड एवरेज में भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वैसे ही कुछ एडजस्टमेंट और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हम अपना अपडेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और अपडेटेड है। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में मैंने पहले ही कहा है कि आपकी मर्ज़ी है, आप उस कॉन्सेप्ट को नोट करना चाहते हो करो, अदरवाइज़ अगर अपने माइंड में आप कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हो तो उसको माइंड में रखो। वैसे मेरा मानना है कि आपको नोटिंग प्रॉपर करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट में आज क्या है कि स्टॉक, आप सबको पता है कि हमारे स्टॉक दो टाइप के होते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर भी स्टॉक की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 100% आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो अगर स्टॉक आ जाए किसके अंदर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टॉक क्लोजिंग ओपनिंग होता है। और स्टॉक में गलती क्या होती है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। जैसे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से कम लिखना, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से ज़्यादा लिखना, ओवर अंडर, ये इस वर्ड से आपको इसको क्लैरिफिकेशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है तो हम उसको सही करने के लिए, मान लो 2019 का अंडर वैल्यूड है तो वो करंट ईयर हो गया हमारे लिए उस अंडर वैल्यूएशन का। तो 2019 में अगर अंडर वैल्यूड है तो वो 2019 यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट में पहले क्या होगा, ऐड, 2019 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल ईयर का एंड होता है ना, उसके बाद ही जस्ट क्या आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक सीधा जाके बनता है ओपनिंग स्टॉक, बीच में कोई भी चीज़ एडलेस नहीं होती है, सबको पता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो वो करंट ईयर में, जिस ईयर में वो अंडर वैल्यूड दे रखा है उसी ईयर में पहले तो कर दो ऐड, क्योंकि वो कम है, बढ़ाने के लिए हमने कर दिया ऐड। दूसरा उसका और क्या एक ट्रीटमेंट होगा, अगर आपने उसे करंट ईयर में ऐड किया है तो भैया नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, उसे माइनस, नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, उसे माइनस इन नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट। अगर 2019 में ऐड किया है तो 2020 में क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है अगले साल का वो क्या बनता है, ओपनिंग। और ये ऐड और लेस ही क्यों, ये मैं अभी आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, रियलिटी में होता क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड गलती से ज़्यादा लिखना। अब आपने गलती से ज़्यादा लिख दिया तो अब उसको सही करने के लिए क्या करोगे आप, प्रॉफिट में उसे माइनस, करंट ईयर के प्रॉफिट में। और अगर आपने करंट ईयर में उसे माइनस किया है तो नेक्स्ट ईयर वो क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, तो नेक्स्ट ईयर में उसे क्या करेंगे हम, ऐड, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में। अब ये ऐसा होता ही क्यों है, चलो इसका एक बिल्कुल रियलिटी देखें कि रियलिटी में ये है क्या। देखो यहाँ नीचे आप लोगों ने 11th क्लास में, बहुत छोटा सा टॉपिक समझा रहा हूँ मैं, 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है ना। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमारी इनकम होती थी यानी कि सेल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी जो सेल है वो है 10,000 रुपये। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे, यहाँ ना, हाँ। तो आप मान लो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उस है 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं यहाँ पे अभी कोई एक्सपेंस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा क्या लिख रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताओ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 11,000 रुपये। इनकम साइड प्लस कर दी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मान लो मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को 1,000 की जगह मैंने लिख दिया 800 रुपये, अंडर वैल्यूड कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने, उसे अंडर वैल्यूड, कम लिख दिया। तो यहाँ पर कितने रुपए आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट के, क्या 11,000 आएंगे, अब आएंगे हमारे पास 10,800 रुपये। ठीक है, जो कि गलत, सॉरी 10,200 रुपये, 10,200, तो जो कि गलत है। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो, जब मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया।
जब मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू यानी गलती से कम लिख दिया तो मेरा क्लोजिंग जो मेरा प्रॉफिट है वो भी कम हो गया। तो अब मुझे इस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें मुझे ऐड बैक करना चाहिए अंडर वैल्यूएशन, डेट इज ₹800। जैसे ही मैंने उसमें अंडर वैल्यूएशन को ऐड किया मेरा प्रॉफिट दोबारा से कितना बन गया, ₹11,000, है ना बेटा। अब ये चीज़ आ गई समझ, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने ऊपर लिखी है कि जब भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तब हम उसे क्या करते हैं, ऐड, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है उसकी वजह से, अंडर वैल्यूएशन की वजह से, तो बढ़ाने के लिए ऐड कर देते हैं। अब अगर इसका एक और एग्जांपल, अगर मैं इसे ओवर वैल्यूड कर लूँ, ये 1000 लिखना था, मैंने लिख दिया ₹1200, तो मेरा जो यहाँ पर गलत प्रॉफिट बटा वो कितना बटा, वो बटा ₹11,200, जो कि गलत है, ओवर वैल्यूएशन हो गया। बताओ 1000 जब था, जो मेरा करेक्ट प्रॉफिट 11,000 आना चाहिए था, वो अब कितना आ रहा है, 11,200। उसका रीज़न क्या है कि मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया। ओ का मतलब ओवर वैल्यूड, यू का मतलब अंडर वैल्यूड, तो मैंने ओवर वैल्यूड कर दिया ₹200 से। तो ओवर वैल्यूड करने की वजह से जो मेरा प्रॉफिट है, गलत वाला जो प्रॉफिट है, वो भी ₹200 से ओवर हो गया। तो मुझे इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें से ₹200 माइनस करने चाहिए ओवर वैल्यूएशन के, ठीक है ना, और अंडर वैल्यूएशन ऐड। ये था इसका लॉजिक। बात समझ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट से इसका लॉजिक बना है, ठीक है, और इसके अलावा इसका कोई लॉजिक नहीं है। रटने वाले बच्चों के लिए अंडर वैल्यूएशन हमेशा ऐड कर दो, ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा माइनस कर दो, ठीक है। तो ऊपर देख लो कॉन्सेप्ट, तो ये था। अब इसके बाद बारी आती है ओपनिंग की। अब कुछ बच्चे अभी भी यहाँ पे नजर आऊंगी, ये जो समझ आया उसका ध्यान नहीं है, ये नीचे क्या था सर, ये नेक्स्ट ईयर में क्यों माइनस हुआ, है ना, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बना तो माइनस क्यों हुआ, यही सवाल है ना, वो यहाँ समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक है और यहाँ पे भी ओपनिंग ही बना है वो। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक के अपोजिट होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो हम माइनस करते हैं, और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो प्लस करते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट में, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर में नहीं जाता, ठीक है ना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग का होता है, उसमें अब पूरे साल की चीज़ें ऐड लेस होती रहती हैं, तब जाके वो क्लोजिंग बनता है। तो हम ओपनिंग स्टॉक को कभी भी नेक्स्ट ईयर में नहीं लेकर जाते, उसको बस करंट ईयर तक ही रखते हैं। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो अपने आप नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। ओपनिंग स्टॉक तो करंट ईयर में ही रहता है, ओपनिंग भी करंट ईयर का होगा, क्लोजिंग भी करंट ईयर का होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा गणित मत लगाओ, बस ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो नेक्स्ट ईयर तक नहीं जाता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर में भी होता है और नेक्स्ट ईयर तक भी जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट ऐसा क्यों है वो भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊँ छोटा सा, सेम वही कहानी है। यहाँ पे मेरा सेल्स है, मान लेते हैं ₹10,000 का। ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते थे, सबको पता है, ये बचपन में 11th क्लास में, बचपन ही है वो आपका। ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे लिखा ₹1,000, सेल्स है मेरी 10,000, ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने 1,000, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आना चाहिए ₹9,000, जिसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने किया क्या, मैंने ओपनिंग स्टॉक को गलती से लिख दिया ₹800, डेट इज़ अंडर वैल्यूड, जो कि गलत है। मैंने ₹800 अंडर वैल्यूड कर दिया। अब ₹800 अगर अंडर वैल्यूड यहाँ पे हुआ तो सेल कितने की है, 10,000, उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करो 800, तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट आया वो कितना आया, 10,000 माइनस ₹800, वो हुआ मेरा ₹200, 9200। तो ये मेरा जो है, ये है मेरा गलत अंडर। ये अब गलत प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि आना चाहिए था 9,000, आया है 92, यानी कि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि मैंने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया, कम लिख दिया, ठीक है। मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया, अंडर वैल्यूड, यानी क्लोजिंग स्टॉक मैंने कम किया तो मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। अब मुझे इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको माइनस करना चाहिए ₹200 को, तब जाके ये क्या बनेगा, मेरा पूरा 9,000, ठीक है बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट, इसीलिए ऊपर देखो क्या लिखा है, अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, हमेशा माइनस, उसका लॉजिक ये था, ठीक है। अब वही सेम, अगर ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है तो यहाँ पे मैं अपनी सेल्स ले रहा हूँ, सेल्स वही सेम 10,000, और यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक ले लिया अपना 1,000। और अगर यही क्वेश्चन होता
तो मेरा जो प्रॉफिट है वो आता 9,000, ये बिल्कुल करेक्ट होता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किया उसे ओ मतलब ओवर वैल्यूड, मैंने इसको लिख दिया 1200 रुपये। अब 1200 रुपये अगर मैं 10,000 रुपये में से माइनस करता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो आता है 8800 रुपीज़। ये गलत है। अगर मैं प्रॉफिट माइनस करता 1000 तो 9000। अब मैंने प्रॉफिट जो है ओपनिंग स्टॉक 1000 माइनस करता तो 9000, लेकिन मैंने ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड यानी मैंने ओपनिंग स्टॉक 200 रुपये से बढ़ा दिया, यानी 1000 की जगह कितने माइनस करे 1200, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 8800। यानी कि ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसमें मैं जो मैंने वो ओवर वैल्यूड किया था उसको मैं ऐड करूँगा 200 रुपये को, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा पूरा 9000। ये था इसका लॉजिक। तो ये ऊपर मैंने क्या लिखा, ओवर वैल्यूड, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो वो करंट ईयर में क्या होता है ऐड, है ना। समझ आती है बात ये वाली। अब यही चीज़ यहाँ अप्लाई कर लो, देख लो। ये क्लोजिंग अगर प्लस है अगले साल क्या होता है माइनस, क्योंकि अगले साल वो क्या बनता है ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड होता है तो यहाँ भी सेम आ रहा है माइनस होता है। ये लॉजिक है। ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस होता है तो वो अगले साल ओपनिंग बनता है तो ऐड होता है ओवर वैल्यूड, और यहाँ से अगर यहाँ मैच करो तो ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक वैसे भी ऐड होता है इस लॉजिक की वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट लॉजिक। वैसे इतना डेप्थ में मुझे शायद ही लगता है कोई समझाता होगा, क्योंकि ये कुछ बच्चे इसको भूल जाते हैं। आता सबको है टीचरों को ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन वो बच्चों को देखते हैं कि कुछ बच्चों को ट्रेडिंग अकाउंट ही याद नहीं है। तो बेटा प्लीज़ आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं 11th क्लास में इतना ज़ोर दे के आपको डांट के पढ़ाता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर रहें। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमने किया आज का कॉन्सेप्ट सॉल्व। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन देखिए वेटेड एवरेज का, उसके बाद वेटेड एवरेज भी हमारा खत्म हो जाएगा। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। कह रहा है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है लास्ट 4 years का। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स वर 17, 25, 18, 27, 19, 49, 46, 900, 2020, 53, 810 रुपीज़ प्रॉफिट हमें दे रखा है। कह रहा है द वेट असाइन टू ईच ईयर आर 17, 1, 18, 2, 19, 3 और 24। ठीक है, यू आर सप्लाइड, मतलब इन्होंने नंबरिंग दे दी है ईयर्स को। कह रहा है यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, वही एडजस्टमेंट्स। बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ऑन 1 April 2017 a major plant repair was undertaken for rupees 10,000 which was charged to revenue। ये लैंग्वेज में बहुत बच्चे खो ही जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ऐसे जंतर मंतर में घूम रहे हो। अरे यार बहुत ध्यान से सुनो। मेरे पास एक कार है, कार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बताओ, किसी को नहीं बताओ। सनान कह रहा है सर स्टेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेवकूफ़ इंजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी कार के अंदर इंजन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो एक कार थी, उसका इंजन ख़राब हो गया, हमें उसका इंजन रिप्लेस करना पड़ा, हमें उस कार का इंजन रिप्लेस करना पड़ा। तो जब किसी कार का इंजन रिप्लेस हुआ तो एक तरह से वो शायद नई हो गई ना। ऊपर की बॉडी का क्या करना है हमें मतलब किससे है, इंजन से। तो उसका इंजन ख़राब हुआ, बिल्कुल डैमेज हुआ, हमने नया इंजन डाला उसमें। इसको बोलते हैं मेजर रिपेयरिंग ऑफ एन एसेट। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी एसेट का एक मेजर रिपेयर करते हो तो वो कोई एक्सपेंस नहीं होता। अगर आपने अपनी कार के अंदर एक नया इंजन डाला है तो आपने खर्चा नहीं किया है, आपने एक नई एसेट बनाई है। जैसे एक फ्लोर था बिल्कुल डैमेज पड़ा हुआ, उसकी छत थी नहीं, ठीक है, किसी का घर था उसके ऊपर लेंटर नहीं था, छत ही नहीं थी, फिर उसने उसके ऊपर छत डाली, इसका मतलब नहीं है वो एक्सपेंस हुआ, उसने अपनी एसेट बनाई है वो। अगर छत नहीं होती तो उस घर में कोई रहता नहीं। दैट इज़ कॉल्ड मेजर रिपेयरिंग।
ठीक है। तो अगर कोई भी एसेट जब वो मेजर रिपेयर होती है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होती, वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब वो जो मेजर रिपेयरिंग है वो हम काउंट करते हैं कि हमने एक एसेट खरीदी है, अगर हमने नया इंजन डाला है तो वो इंजन जो है वो हमारे लिए न्यू एसेट है, वो उस कार की वैल्यू को बढ़ाएगी। अगर आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है तो क्या वो ख़राब इंजन वाली गाड़ी कोई ख़रीदेगा? नहीं ना। अगर आपने उसमें सही इंजन डाल दिया, नया इंजन डाल दिया तो बड़े आराम से बिकेगी और प्राइस बढ़ा के भी आप बेच सकते हो, है ना। तो इसलिए वो कहा गया है कि अगर मेजर रिपेयरिंग किसी भी एसेट की होती है तो वो मेजर रिपेयरिंग जो होती है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होती, वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी हमारे प्रॉफिट को हार्म नहीं करता, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे प्रॉफिट को क्या करता है? कम कर देता है। तो यहाँ पर वही हुआ, 1 अप्रैल 2017 में उसने एक प्लांट मेजर रिपेयरिंग किया, यानी कि एक ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन उसको कहाँ पे चार्ज कर दिया? उसने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कह रहा द सेड सम, बताया हुआ अमाउंट, बताया हुआ अमाउंट का मतलब होता है 10,000 रुपये की बात कर रहा है वो। कह रहा है द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड, बताओ बोल भी दिया। कह रहा है ये जो ऊपर 10,000 रुपये है इसे रिवेन्यू नहीं मानना है, इसको क्या मानना है? कैपिटलाइज्ड, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसके लिए? फॉर गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल निकालने के लिए। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, बताओ। कह रहे और इसको आप अपना क्या मानोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे और इसके ऊपर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% पर एनम के हिसाब से। और मेथड भी कौन सा यूज़ करोगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझ आती है बात? तो यही आपने पीछे अभी क्वेश्चन पढ़ा है सेम, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है? यहाँ पे लैंग्वेज उन्होंने थोड़ी टफ कर दी, कॉन्सेप्ट वही है। इसने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, अब हम उसे दोबारा से कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएंगे और उस पर क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। यही है बस। फिर उसके नीचे उसने क्या दे दिया? देखो, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अभी समझाया मैंने स्टॉक के ऊपर। द क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 का और 31 मार्च 2019 का, दोनों ही सालों का क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 1,000 रुपये से ओवर वैल्यूड था और 2,000 रुपये से, यानी 2018 का जो ओवर वैल्यूड है वो 1,000 है और 2019 का जो ओवर वैल्यूड है वो 2,000 है। अब यहाँ पढ़ो, कैरे टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹5,000 शुड बी मेड। ये यहाँ पे इसने साफ साफ लिख दिया एनुअल चार्ज। मैंने क्या कहा था? अगर कोई भी एक्सपेंस एनुअल है तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल लॉस। मैनेजमेंट कॉस्ट हमारे जो भी मैनेजमेंट है उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो हर साल आना होता है, हर साल होता है 5,000 रुपये। कह रहा शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कह रहा अब हमको ये खर्चा जो है ये भी इंक्लूड करना है, मतलब ये नॉर्मल लॉस माइनस करना है। किसके लिए? गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। यानी कि 5,000 सभी सालों के प्रॉफिट में से माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? एनुअल चार्ज। अगर एनुअल चार्ज कोई भी एक्सपेंस होता है वो सभी सालों में से माइनस होता है। ठीक है बेटा, तो मैंने सारी एडजस्टमेंट समझा दी। अभी इन्हीं एडजस्टमेंट को हम सॉल्यूशन में करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मैं जो एनुअल मेरा चार्ज है ₹5,000 का मैनेजमेंट कॉस्ट का, पहले एडजस्टमेंट में मैं सब में से माइनस कर देता हूँ। 5,000 और 5,000। तो बेटा ये सब में से मैंने नॉर्मल जो है मेरा लॉस वो मैंने माइनस कर दिया चारों साल के प्रॉफिट में से। अब हम मेजर रिपेयरिंग की बात करते हैं। वो 1 अप्रैल 2017 की बात कर रहा था, यानी कि वो ये वाला ईयर है 17 से 18। तो उसने एक मेजर रिपेयर यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लिया, दोबारा से उसको हम कैपिटल बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 10,000 रुपीज़। अब इस पर हम क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है वो है 10% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन हम अब माइनस करेंगे वो कितना करेंगे? 10,000 का 10% 1,000 रुपीज़। अब अगर इस साल डेप्रिसिएशन लगा होगा तो अगले साल भी लगा होगा, उससे अगले साल भी लगा होगा, जहाँ तक इसके बाद प्रॉफिट दे रखा है सब में लगाना पड़ता है। लेकिन हमें प्रॉफिट 2020 तक ही दे रखा है तो यहीं तक ही डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि नॉर्मल लॉस, तो वो हर साल माइनस होता है, एनुअल एक्सपेंडिचर है ये। तो 1,000 यहाँ माइनस हुआ। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अब अगला जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगेगा? 10,000 एसेट माइनस 1,000, 9,000। 9,000 का 10% कितना हुआ? 900। अब 9,000 में से माइनस करो 900, कितना बचा? 8,100। 8,100 का 10% 810 रुपीज़। तो ये तो हमारे हो गए डेप्रिसिएशन वाला कलेश ख़त्म। अब बारी आती है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 2018 और 2019 में दोनों में ही क्या है बेटा? क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला है ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड
हमेशा माइनस होता है, अभी समझाया मैंने। तो ओवर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 1000 रुपये है तो हम करेंगे उसे माइनस, और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा 1000 रुपये प्लस। ये देखो, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट में माइनस होगा और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ऐड होगा। समझ आती है बात? तो यहाँ पे भी हमने सेम किया, 2018 का ओवर वैल्यूड था क्लोजिंग, तो यहाँ पे हमने किया माइनस, अगले साल ओपनिंग बना तो प्लस। अब 2019 की बात कर रहे हैं, कहते 2019 में 2000 रुपये ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड माइनस किया और 2020 के लिए वो ओपनिंग बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 रुपये प्लस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना और मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल माइनस करना, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे क्वेश्चन पूरा हम सॉल्व करते हैं, चलिए। ठीक है बेटा, तो ये हमने सारे वेट प्रोडक्ट्स निकाल लिए, मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है, वेट प्रॉफिट, वो कितना आ रहा है 4 लाख। टोटल वेट कितना आ रहा है 10, फॉर्मूले में पुट किया 4 लाख अपॉन 10 40,000। ठीक है, 40,000 के बाद हमने गुडविल का फार्मूला लगाया, तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल दिया था 3 है, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा गुडविल का 1,20,000 रुपीज़। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है ख़त्म होता है। लेकिन अभी जस्ट हमने क्या ख़त्म किया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड को ख़त्म किया है। एवरेज प्रॉफिट में दोनों ही हो गए, सिंपल एवरेज भी हो गया और वेटेड एवरेज भी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हमारी किसके ऊपर होगी, सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर, और जहाँ तक है वो उसी क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको इसका होमवर्क बहुत ज़रूरी है, इसका कंप्लीट करना, अदरवाइज़ ये समझ नहीं आता है। तो इसका होमवर्क जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो हमारा ये 2 क्लासेस और हैं, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे एडमिशन। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय।